हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अच्छा देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है। बेसिकली देखो, वेक्टर्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की मदद से, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। एक या एक से ज़्यादा वेक्टर हो तो उनको किस तरीके से ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की मदद से। देखो, अब इसकी डेफिनेशन छोड़ो, अभी मैं आपको जो बताता हूँ उसको ध्यान से समझो। देखो, मान लो हमारे पास में कोई एक वेक्टर है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि एक वेक्टर का हेड, ठीक है, ये रहा हेड और ये रहा टेल। पता है आपको, पता होगा यार, इतना तो पता होना चाहिए। तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर ए है, तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर इनका जो रिजल्टेंट आता है वो इस तरीके से आता है। कहने का मतलब एक का टेल दूसरे का हेड दोनों को मिला दो तो ये जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी। इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ख़त्म, सिंपल, समझ में आ गया। अच्छा सर, एक से ज़्यादा में भी एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल भाई एप्लीकेबल है। मान लो एक वेक्टर है तुम्हारे पास में, सपोज इसका हेड ये रहा, एक वेक्टर है ए, दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ बी, तीसरे का टेल सी और इसका डी, और मान लो ये ई। ठीक है, ये ई वेक्टर है, ए बी सी डी ई। अच्छा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट कुछ नहीं होगा, एक का टेल और लास्ट वाले के हेड से जोड़ दो, ख़त्म। ये जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सभी को जोड़ के लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ख़त्म, बस। यही है तुम्हारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन। बताओ, समझ में आया? बढ़िया सर, समझ में आ गया। चलो अगले बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, कहने का मतलब पैरेललोग्राम की मदद से कैसे जोड़ते हैं। तो देखो, इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो होता है टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ में क्या होता था? एक का टेल दूसरे का हेड। कहने का मतलब, टेल का मतलब आप समझ लीजिए कि एक की पूँछ दूसरे का सिर, ऐसे आप समझ लीजिए ट्रायंगल लॉ में। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है? दोनों की पूँछ जुड़ी हुई होनी चाहिए भाई साहब, ओवरलैप करनी चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक। पूछ पूछ पूछ, और कुछ मत समझ लेना यार, कहीं गलत मतलब निकाल दो सर। गलत पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो, तो कहने का मतलब एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर दोनों की पूँछ जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर सर होता क्या है? फिर ये बोलता है कि कंप्लीट अ पैरेललोग्राम इन दोनों की यूजिंग गिवन वेक्टर्स एज एडजेसेंट साइड। कहने का मतलब है एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए इन दो वेक्टर्स को उसकी एडजेसेंट साइड्स मान के। एडजेसेंट साइड आपको पता ही होंगी, आई होप, दोनों जो पास पास वाली साइड्स होती हैं उन्हें हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स को एज अ साइड मान के तुम पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। करो भैया, लो कर दिया। तो इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा और इस तरीके से। ये बहुत गंदा बना है, कोई बात नहीं यार, समझ जाओ, बस समझाने के लिए। तो ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब नाउ रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग लॉन्गर डायगोनल। कहने का मतलब जो बड़ा वाला डायगोनल है ना, बड़ा वाला भाई साहब, बड़ा वाला डायगोनल है, इसको आप मिला दो, ये होता है हमारा ए प्लस बी, ख़त्म, बस। इस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर्स को ऐड करते हैं। समझ में आ गया या नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो अगले बढ़ें। देखो, एक स्पेशल रिजल्ट है। कहने का मतलब रिजल्ट कुछ ऐसा है, जैसे हमारे पास में मान लो एक, हमें पता ही है, अभी पढ़ के आए बिल्कुल, एक पैरेललोग्राम है और ये वेक्टर है मान लो ए और ये वेक्टर है मान लो बी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? ए प्लस बी। ठीक है, अगर मान लो ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, मिड पॉइंट है। अच्छा, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी बाई टू, सिंपल, ख़त्म। ये स्पेशल केस है। खैर, ये स्पेशल केस ना भी बताता तो कोई भी दिक्कत होती नहीं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन ना, सॉरी, थ्योरी। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा आराम मिले। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने लिख रखा है, इफ़ द वेक्टर ए बी 3i प्लस 4j एंड ए सी 5i माइनस 2j प्लस 4k आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ए बी और ए सी एक ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ, देखो द लेंथ, ये लेंथ लिखी हुई है, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रो ए। अच्छा, मीडियन आपको पता होनी चाहिए,
पता है कि नहीं? मीडियन आपको पता है भाई, ये ट्रायंगल है, ये होती है मीडियन। कहने मतलब दोनों भाग को, ये वाली देखो जो लाइन है ये दोनों भाग को बराबर भागों में विभाजित करेगी, मतलब दोनों की ये ये दूरी और ये दूरी सेम होगी। यार समझ गए होगे सर, समझ गए, कोई बात नहीं यार, मेरा धर्म है आपको बताना, मैं तो बताऊंगा। तो ये ट्रायंगल है, नाम रख लो ए बी सी, ठीक। अब ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी बराबर हमको दिया है 3i + 4k, ठीक है, 4k। और ए सी बराबर कितना दिया? ए सी बराबर दिया 5i - 2j और +4k, ठीक है, +4k। ये हमको ए सी दिया और ये दिया है हमको ए बी। अब हमें थ्रो ए, मतलब ए से हमें एक मीडियन बनानी है, तो ए से मीडियन दूसरे कलर से बनाते हैं। ये मान लो मीडियन है और इसे हम नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो आपको पता है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम बराबर होगी। तो अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ए डी की लेंथ क्या होगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन बताओ। अरे लो सॉल्यूशन भाई साहब, सॉल्यूशन। अच्छा अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो ये पता भी तो होना चाहिए क्या है क्या नहीं। ये भाई वेक्टर के फॉर्म में ही निकलेगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो आपको मीडियन निकालना है ट्रायंगल में ख़ास तौर पे, तो आपको ए डी निकालना कैसे है? तो ए डी बराबर, ये जो डायरेक्ट देखो, मैं डायरेक्ट ही फार्मूला बता दूं। ए डी बराबर ये होता है, वेक्टर ही आएगा निकल के, सीधी सी बात है। दोनों जो साइड हैं दी हुई उनको ऐड कर दो और अपॉन कर दो 2, तो ये तुम्हारा ए डी निकल के आ जाएगा। ख़त्म, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। दोनों साइड्स को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ए डी निकल के आ जाएगा। चलिए ऐड करें, तो ए डी बराबर कितना आ गया? देखो ए बी कितना है? 3i - 4k और प्लस 5i - 2j और प्लस का 4k, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, ठीक है। थोड़ा सा छोटा इसको कर ले रहे हैं, काम चल जाए हमारा, और क्या करना, ठीक है। तो यहाँ से जो ए डी आएगी वो क्या आएगी? देखो 3i + 5i कितना हो गया? 8i हो गया। अच्छा -4j -4k है यहाँ पर सिर्फ 2j है, तो 2j वैसा ही रहेगा। ऐड करना तो आता है ना? अरे बताओ ऐड करना तो आता है कि नहीं? अरे बिल्कुल आता है सर, कैसी बात कर, एक सेकंड मैंने कुछ गड़बड़ ले लिया सर। यहाँ प्लस होगा, सॉरी, यहाँ प्लस है ना, इधर प्लस होगा। तो ये तुम्हारा हो गया 8k हो गया। अब वेक्टर आ गया, अब इसकी लेंथ निकाल दो। लेंथ का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। देखो भाई साहब, मैग्नीट्यूड पहले लेक्चर का कितना काम आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही होगी लेंथ, हो जाएगी हमारी, ख़त्म। 8 64, 2 दूनी 4, 8 64। से इतना तेज़ काहे बोल रहे हो? बहरे थोड़ी हैं सर हम। अरे नहीं भैया, बोलना पड़ता है वरना आपको आवाज़ नहीं जाएगी। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये हो जाएगा तुम्हारा, कुछ गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़ किया है। हाँ 2 से डिवाइड नहीं किया यार, 2 से डिवाइड करना भूल ही गए। तो ये सर गलती ज़्यादा कर रहे हो, कोई बात नहीं यार, भूल चूक हो जाती है, भूल चूक माफ़ करो। तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा, ये ऐसा बचेगा, देखो 4i और -j और प्लस 4k, k, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 + 1 + 16, तो कितना आ गया? √33। ये आपका आंसर हो गया फाइनली, ठीक है। थोड़ी देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, तो डोंट माइंड है। तो ये हमारा हो गया आंसर, समझ में आया? अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स दी हैं, तो अगर आपको मीडियन की लेंथ निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अगले बढ़ें। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चलो बाद में बताते हैं, पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है। देखो जैसे मान लो हमारे पास में एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट है ए और ये काहे को आ जाता है भाई? एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया ऐसे करके। तो मान लो यहाँ ये जो वेक्टर है वो ए है और ये जो वेक्टर है वो है बी, ठीक है। और मान लो ये है तुम्हारा ओरिजिन, तो यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, मिलाप चल रहा है, भरत मिलाप भाई साहब,
तो अगर आप देखेंगे तो अगर मान लो ये पॉइंट है कोई P, ठीक है, ये थोड़ा, हाँ ये पॉइंट है P। अब P इसको मान लो m/n में डिवाइड कर रहा है AB को, ठीक है। तो अब इसको मान लो मैंने ऐसे मिला दिया, क्लियर। तो इसका सेक्शन फार्मूला क्या बनेगा, मतलब कहने का मतलब P वेक्टर क्या निकल के आएगा, वेक्टर के रूप में आएगा। तो P वेक्टर आएगा हमारे पास में M और B, M की B से मल्टीप्लाई कर दो, MB प्लस NA, ठीक है, और डिवाइड बाई M प्लस N। अगर इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरनल डिवीज़न। अगर P तुम्हारा जो लाइन को है अंदर से डिवाइड करे, कहने का मतलब है अंदर से, मतलब ये लाइन है भीतर से इसको m/n के रेशो में इसको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो सेक्शन फार्मूला आएगा वो आएगा इंटरनल डिवीज़न। खैर आपको पता ही होगा, इतना मैं ज़ोर से क्यों बोल रहा हूँ, इंटरनल डिवीज़न, ठीक है, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और होता है एक्सटर्नल डिवीज़न, तो वो क्या होता है सर, चलो वो भी समझ लेते हैं। मान लो ये जो पॉइंट है P वो बाहर से डिवीज़न करे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, पता ही होगा आपको मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो P बराबर हो जाएगा सिंपल MB माइनस NA, ठीक है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दो, तो माइनस होगा, ये माइनस N, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल डिवीज़न का फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीज़न, एक्सटर्नल सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न, इस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला को याद रखेंगे। अच्छा, मैं इसकी याद रखने की ट्रिक बताऊँ आपको। अगर आपको मान लो, देखो ये दोनों जगह वैलिड है, जैसे आप वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे ना, वहाँ पर भी जैसे मैंने लिखा है MB और प्लस नहीं, चलो माइनस NA, मान लो आपको ध्यान नहीं रहता, तो ये तो ऐसे होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो जहाँ पर ये माइनस लगाया वहीं पर ये माइनस लगाओ। कैसे सर, कुछ समझ नहीं आया। देखो यहाँ पर n के अगले माइनस है ना, तो नीचे भी n के अगले ही माइनस लगाना। मान लो कल को आप ऐसे लिखते कि माइनस MB प्लस NA, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर m के अगले ही माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तुम्हारी, खैर ये मैंने आपको छोटी सी एक ट्रिक बताई है, आप इसे ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब जहाँ पर यहाँ पर माइनस लगाना, जिसके अगले वहाँ पर नीचे भी डिनोमिनेटर में भी उसी के अगले माइनस लगाना, ठीक है। चलो खैर बहुत बकवास हो गई। इसके बाद में आता है मिड पॉइंट। ये छोटी छोटी बातें हैं। मिड पॉइंट आपको पता होगा, P बराबर क्या होता है, B प्लस A/2, ठीक है, सिंपल, ख़त्म, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसे तुम बंद कर लो, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और आती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब बताऊँगा तो ज़रूर, खैर देखो एक चीज़ आती है तुम्हारी कोसाइन फार्मूला। ये देखो क्या होता है, ये कभी कभी ध्यान नहीं रहता, मैं इसकी बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। मान लो आपके पास में एक ट्रायंगल है, मान के लिए सर है P, ये पॉइंट P है, और ये मान लो तुम्हारे पास में Q है, और ये मान लो R है, ठीक है। अच्छा, इसका जो एंगल दिया है, ये मान लो तुम्हारे पास में है Q, और ये मान लो है P, स्मॉल p, और ये मान लो है स्मॉल r, ठीक है। ये तुम्हारे पास में एंगल दिए हुए हैं। एंगल सही से नहीं लिखे, चलो सही से लिख देते हैं भाई, लो रो ना, अरे रुक जा रो ना, कोई बात नहीं। देखो ये तुम्हारे पास में मान लो है R, अच्छा ये तुम्हारे पास में मान लो है Q, और ये मान लो P, और ये मान लो R, ठीक है। इस तरीके से एंगल दिए हैं। अच्छा, इनकी कुछ साइड्स भी हैं। साइड क्या है, देखो ये मान लो दी है 5, ये मान लो दी है 3, ये मान लो दी है 7, ठीक है। अब अगर हमें कोसाइन फार्मूला लगाना है तो देखो कैसे करके लगाएंगे। सबसे पहले कॉस P निकालते हैं। तो कॉस P क्या होगा, कॉस P देखो आपको ये निकालना है, ये वाला, ये रहा, ये निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो इसके आसपास वाली हैं साइडें, उनका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करके ऐड कर दो। बिल्कुल इसके सामने वाली साइड है, उसका स्क्वायर करके इसमें से घटा दो,
अपॉन अपॉन जो पास वाली साइड हैं उन्हीं का उनको ऐसे करके लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, समझ में आया। अगर कॉस पी निकालना है तो जो पास वाली साइडें हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करो, जो बिल्कुल सामने है, जिस इस एंगल के सामने कौन सी 7 है, जो साइड 7 लेंथ वाली, तो उसका स्क्वायर करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। नीचे इस 7 को नहीं लिखना है, बस 2 को ही लिखना है, 3 और 5 को, और 2 का उनके साथ में कर देना गुणा। बताओ जी, इतना समझ में आया? जो मैंने इतनी देर तक बकवास की है वो आपके समझ में आ गई? हाँ, 1 सेकंड पूरा ही मिट गया। लो 2 और 3 और 5। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो आपको कॉस क्यू निकालना है, एंगल होगा क्यू यार, कॉस क्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, कॉस क्यू है, इसके पास वाली ये है, इसके पास वाली ये है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसके सामने वाली कौन सी है, 3, तो इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा दो, और नीचे क्या लिखोगे, 2 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है, बताओ जी, ये समझ में आ रहा है ना? अरे सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यार वैसे तो। अच्छा, लास्ट में कॉस आर, कॉस आर कैसे लिखेंगे, इसके सामने वाली देखो पास वाली कौन सी है, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अच्छा, और 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और अपॉन में 2 गुणे 7 गुणे 3, ख़त्म। बस ये कोसाइन फार्मूला होता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। इन जनरल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर? बताओ, ये चीज़ समझ में आई? अच्छा सर, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कब आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हो। देखो अब आ रहा है, लो अब हम पढ़ते हैं फाइनली डॉट प्रोडक्ट। इसका था मुझे, जिसका मुझे था इंतज़ार। सर गाना मत गाया करो, बहुत गंदी आवाज़ है। लो भैया चुप हो गए बस। डॉट प्रोडक्ट, अच्छा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? देखो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मान लो 2 वेक्टर हैं, अब आपको ये पता ही होगा, इसमें इतना समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। 2 वेक्टर हैं ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए बी, अरे यार लिखा ही नहीं जाएगा, ए डॉट बी। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये होता है 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। बताओ जी, समझ में आया? क्लियर? वेयर थीटा, वेयर, मैं एक बार लिख देता हूँ, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में क्या है, एंगल। और ध्यान रखना, जो थीटा है वो हमेशा ही तुम्हारा 0 और पाई के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 और पाई के बीच में रहेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखो कुछ बातें आपने पढ़ी होंगी, कुछ बातें हो सकता ना पढ़ी हों, तो मैं आपका, मेरा धर्म है आपको सब कुछ बताना, तो मैं तो भैया ज़रूर बताऊँगा। देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आप नोट कर लेना। इम्पॉर्टेंट है ये, और ये बड़ी काम की चीज़ है, ऐसा नहीं है मैं फालतू की चीज़ बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ें हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए डॉट बी तुम्हारे पास में, मान लो तुमने निकाला है ए डॉट बी, मान लो वो प्लस आ जाए, मतलब उसका तुमने ए डॉट बी किया और मान लो प्लस आ गया, तो जो थीटा होगा वो तुम्हारा एक्यूट होगा। थीटा क्या होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता है ना, एक्यूट, ठीक है, एक्यूट मतलब 90 से कम। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर मान लो थीटा तुमने ए डॉट बी निकाला और इनका प्रोडक्ट जो है तुम्हारा नेगेटिव आ गया, तो जो थीटा होगा तुम्हारा वो ऑब्ट्यूस होगा, ऑब्ट्यूस। ठीक है, ऑब्ट्यूस होगा। अगर मान लो 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ए डॉट बी तुमने किया, अगर मान लो वो 0 आ गया, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी आ सकता है जब ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, मतलब दोनों वेक्टर कैसे हों, लंबवत हों। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, ये वाला केस मतलब क्या बोल रहा है? तो देखो ये केस ये बोल रहा है कि मान लो तुमने, देखो अब ए और बी अगर दोनों वेक्टर तुम्हारे परपेंडिकुलर होंगे तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे,
परपेंडिकुलर होंगे, मतलब दोनों तरफ से ही बातें सही हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मान लो दो वेक्टर हैं जैसे चलो मैं बाद में बताता हूँ, अभी आप इतना समझो, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो, अब मान लो मैं थोड़ा एक क्वेश्चन बता देता हूँ, वरना सर बोलोगे सर ये क्या है। मान लो एक वेक्टर है 3i + 4j और +2k, ठीक है, और एक वेक्टर तुम्हारे पास में b है 2i - j और -3k, ठीक है, k। अरे यार ये क्या हो रहा है, k, ठीक है। अब मान लो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सर कैसे करके डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखो a डॉट b समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 3i और +4j और +2k डॉट 2i - j -3k, ठीक है। देखो डॉट कैसे निकालते हैं, आई वाले का आई वाले से कर दो गुणा, सिंपल, बस यही करना। आई वाले का आई वाले के साथ में कर दो, एक सेकेंड, आई वाले का आई के साथ में करोगे तो देखो कितना आएगा, 3 दूनी 6, आई हट जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और प्लस नहीं, देखो 4 का, अब तुम जे वाले का जे के साथ करो तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और के वाले का के वाले के साथ में कर दो तो ये हो जाएगा -6, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये -4 आया। अब देखो मैं बता रहा था कि ए डॉट बी अगर नेगेटिव आ जाए तो इनके बीच में एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस, तो यहाँ पर कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस, क्योंकि -4 नेगेटिव है। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा सर आपने चलो आपको ये चीज़ पता होगी, मुझे पता है ये चीज़ आपको पता होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको ए वेक्टर है, देखो इधर थोड़ा मैं फालतू का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके हिसाब से, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है तो इसे पढ़ लीजिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए, अगले बढ़ जाइए। मान लो एक वेक्टर है हमारे पास में, ये अभी दिया है 3i - j + 4k, अभी ये वेक्टर था, और एक वेक्टर था b 2i, चलो कुछ भी मान लो, +4j मान लो और -3k मान लो। अब मैंने जैसे ही आपसे बोला है कि आपको i और i का गुणा करना है, तो ये 6 आता है, i कहाँ चला जाता है, ये आपको पता है? नहीं, मतलब भाई गुणा तो इसका भी होना है, तो i कहाँ चला जाता है ये बताओ, पता है नहीं पता? अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि डॉट प्रोडक्ट, मान लो हमारे पास में i एक वेक्टर है, सपोज p हमारे पास में, चलो a ही मान लेते थोड़ी देर के लिए, इसे आप ए बी कर दो, एक कैपिटल ए कर दो और कैपिटल बी कर दो, ठीक है। मान लो हमारे पास में एक वेक्टर है ए स्मॉल ए, मान लो ये आई है, और बी वेक्टर है ये भी तुम्हारा, चलो एक आई को मैंने ए मान लिया है। अब अगर मैं इसी के साथ में डॉट निकालूं तो देखो क्या आएगा, ए डॉट ए, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, mod ऑफ ए mod ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आया। अब ए डॉट ए करूँगा तो mod ऑफ आई इंटू कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, वेक्टर है, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, इसी के साथ मुझे डॉट लेना है, तो इसके बीच में एंगल कितना है बताओ भाई, 0, सीधी सी बात है, कुछ एंगल नहीं है ना, वही वेक्टर है सेम, ये वेक्टर है आई, ठीक है, इसी के साथ में एंगल कितना है, 0, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, cos 0, तो और mod आई इसका मतलब है आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लिया करो, मैग्नीट्यूड में बताया था ना। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √1 का स्क्वायर, √1 इंटू √1 का स्क्वायर, ये भी आई है ना, ये इसका भी कितना आ जाएगा 1, तो और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 इंटू 1 ये आ गया 1। अब 1 का अगर तुम 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी कितना आएगा, 6 ही आएगा, तो इसका इसलिए 6 आता है, समझ गए ना। अच्छा जे और जे का डॉट लेंगे तब भी कितना आएगा 1, तो ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा -4 और ये तुम्हारा आ जाएगा -12, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। बताओ जी, समझ में आया, सिंपल। इसीलिए आई डॉट आई का मान कितना होता है 1 होता है। तो बस अगली चीज़ हम यही पढ़ने वाले हैं, बस इसे आप नोट करके लिख लीजिए, काम आएगी आपके। आई डॉट आई की वैल्यू, जे डॉट जे की वैल्यू लो आप, के डॉट के की वैल्यू लो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। अब समझ में आया क्यों होती है 1,
आई डॉट आई की वैल्यू 1 क्यों होती है? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी, मान लो आपको करना आई डॉट जे, ठीक है, और इज इक्वल टू जे डॉट के, जे डॉट के और के डॉट आई, तो इसकी वैल्यू होती है 0। अच्छा सर, इसकी वैल्यू 0 क्यों होती है? आई डॉट जे करें या जे डॉट के करें या के डॉट आई करें तो इसकी वैल्यू 0 कैसे होती है सर? ये तो समझ में नहीं आया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। एक सेकंड, देखो हम बताते हैं आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। देखो हमें पता है, अब मैं आपको थोड़ा बता ही दूँ। ये मान लो ये इस तरीके से, आपको पता है ये क्या होता है, ये मान लो x है, ये y है और ये z है। इसके अलॉन्ग जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, k कैप। इसके अलॉन्ग जो वेक्टर होता है y के, वो होता है j कैप और j कैप। और इसके अलॉन्ग जो वेक्टर होता है वो होता है i कैप। पता है ना? और ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पता है ना आपको ये बात? तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर मुझे आई डॉट जे करना है तो देखो आई डॉट जे बराबर क्या होगा, आई डॉट जे का मतलब है मॉड ऑफ आई और मॉड ऑफ जे और कॉस थीटा। अच्छा, आई और जे कैसे हैं भाई? जो थीटा होता है, मैंने आपको बताया थीटा इन दोनों वेक्टर्स के, जैसे यार समझते नहीं हो आप बात को यार, समझ गए सर? जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है। इसका मतलब यहाँ जो थीटा होगा वो आई और जे के बीच का एंगल होगा, और आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0, इसीलिए ये 0 आता है। समझ में आया? इसी प्रकार से जे डॉट के डॉट आई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ठीक है, तो देखिए ये हमने आज कुछ पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो आज के लिए थैंक यू। कल हम लोग, थैंक यू, ये बाई है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट देखा है। कल हम लोग और पढ़ेंगे और हम लोग ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। जब तक हमारा वेक्टर कैलकुलस ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम पढ़ते चले जाएंगे, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।